नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और एनडीटीवी डेटा सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे कर्नाटक की दूसरी चरण की लड़ाई की। दूसरे चरण का घमासान करीब है और सवाल लोगों के जहन में तमाम है। आपको बताएं, दूसरे चरण में 14 सीटों पर मतदान होना है और यहां पर आमने सामने की टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। और यहां पर जेडीएस किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जेडीएस की ही हो रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह दरअसल ये है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं एचडी देवेगौड़ा, उनके पोते हैं प्रज्वल, सेक्स स्कैंडल के आरोप लगे हैं और सेक्स स्कैंडल को लेकर कांग्रेस तीखे हमले लगातार कर रही है। हालांकि कांग्रेस के हमलों के जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर ही पलटवार किया और सवाल उठाया है कि राज्य सरकार ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, क्योंकि कानून व्यवस्था का जो मुद्दा है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। तो ये मुद्दा इस चरण के चुनाव से पहले काफी जोर शोर से उठा रही है कांग्रेस, और वहीं पर बीजेपी भी इसका मजबूती के साथ काउंटर कर रही है। अब दूसरे चरण की जब लड़ाई की बात होती है तो जरा आंकड़ों का समीकरण भी हम आपको दिखा देते हैं कि आंकड़ों का गुणा गणित क्या है। अगर पिछले चुनाव पर नजर डालें तो वोट परसेंटेज का मामला हो, सीट का मामला हो, बीजेपी यहां पर कांग्रेस से 21 पड़ती है, यानी कि बीजेपी का पलड़ा यहां पर भारी पड़ता है। और पिछले चुनाव की हम बात करें तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट 100% रहा था और बीजेपी ने सभी 14 सीटें यहां पर जीती थी। तो आंकड़ों से कंपैरिजन करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन सी पार्टी कहां पर खड़ी है। अब इस स्ट्राइक रेट को देखते हुए यहां पर आपको बताएं, महिला मतदाताओं की भूमिका अहम हो जाती है और शायद यही वजह है कि कांग्रेस प्रज्वल के मुद्दे को लगातार तेजी से उठा रही है। और महिलाओं की जो इंपॉर्टेंस है वो इसलिए अहम हो जाती है कि पिछले अगर चरण की हम बात करें, जो वोटिंग हुई है, तो वहां पर महिला मतदाताओं ने पुरुष मतदाताओं से ज्यादा संख्या में वोट किया है, मतदान किया है। तो इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, अपने मेहमानों के साथ हम बातचीत करेंगे और इसके अलावा इस पूरे गुणा गणित को समझने की कोशिश करेंगे आंकड़ों के जरिए, और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से अहम मुद्दे हो सकते हैं, वो कौन से अहम सवाल हो सकते हैं जो कर्नाटक की इस लड़ाई में बड़े अहम हो जाते हैं। उससे पहले हम आपको बताएं, अपने मेहमानों से आपका हम परिचय करा दें। हमारे साथ अमिताभ जी इस समय मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में। इसके अलावा संदीप जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक सवालों पर, जो अहम सवाल है उस पर हम नजर डाल लेते हैं। सवाल नंबर 1 ये है कि महिलाओं का बढ़ता मतदान किसके लिए वरदान? ये एक अहम सवाल है दूसरे चरण में। क्या दूसरे दौर की सभी 14 सीटें बचा पाएगी बीजेपी? ये भी अहम सवाल हो जाता है। और क्या प्रज्वल हथियार से कांग्रेस लगा पाएगी बीजेपी के किले में सेंध? और आखिरी सवाल, क्या जेडीएस से दोस्ती बीजेपी को भारी पड़ेगी? तो तमाम पहलुओं पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। सबसे पहले मैं सवाल करूंगा अमिताभ जी से। अमिताभ जी, पहले जो हम दूसरे चरण की लड़ाई की बात कर रहे हैं, इस घमासान की हम बात करें, किसे नफा किसे नुकसान, और क्या बीजेपी की 14 सीटों में कांग्रेस सेंध लगा पाने की स्थिति में है? पिछली बार का हम डेटा देखें तो लगभग 20% से ऊपर की लीड भाजपा को यहां पर है, और अगर जेडीएस का वोट शेयर उसमें ऐड कर देते हैं तो ये 30% की लीड हो जाती है, जो कि बहुत बड़ी लीड हो जाती है ये। अब क्योंकि इस बार बहुत सारे इश्यूज कर्नाटक में लोकल लेवल पर इस बार जो हैं वो उभर कर आ गए हैं चुनाव में। एक है, सिद्धारमैया सरकार ने जो गारंटीज दी थी उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा खासा हुआ है। खासकर महिलाओं को जो 2000 रुपये का इनकम सपोर्ट है और जो फ्री बस ट्रैवल है, उससे महिलाओं में एक अच्छा इम्पैक्ट हुआ है। और जिस सेक्स स्कैंडल की आपने बात करी, इसके थ्रू कांग्रेस पार्टी की ये उम्मीद है कि जो महिलाओं का जो वोट है वो इस बार कांग्रेस पार्टी के इस बार बीजेपी के पाले में ना जाए और कांग्रेस पार्टी के पाले में इस बार आ जाए। तो अब देखना पड़ेगा कि इस बड़ी लीड को क्या कांग्रेस पार्टी पाती है। नॉर्थ कर्नाटका में ये इस बार लड़ाई है। बॉम्बे कर्नाटका, हैदराबाद कर्नाटका और सेंट्रल कर्नाटका में, बॉम्बे कर्नाटका में लार्जली लिंगायत समाज, वहीं हैदराबाद कर्नाटका में SC ST और मुस्लिम समाज का बोलबाला है। तो देखना पड़ेगा कि ये सारे समाज जो हैं वो किस करवट बदलते हैं इस बार। आता हूं अमिताभ जी आपके पास। मैं फटाफट संदीप जी का यहां पर रुख करना चाहूं। संदीप जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर हम पिछले चुनाव के नतीजों को देखें तो बीजेपी और कांग्रेस के वोट प्रतिशत का जो अंतर है वो 22% का है। बीजेपी को 55% वोट मिले थे और कांग्रेस को 33%। ये अंतर बड़ा है, इसे पाटना कितना आसान कितना मुश्किल है कांग्रेस के लिए? देखिए, अगर हम आंकड़ों पे जाए और 2019 के आंकड़े देखें, काफी बड़ा फर्क लगता है इन 14 सीटों में। लेकिन मैं 2 विषयों पे यहां आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। एक,
एक सामाजिक विषय, एक आर्थिक विषय। यहां पे 14 सीट जहां चुनाव तीसरे चरण में कर्नाटका में होंगे, जी, इन सीटों में ये लिंगायत समुदाय का एक प्रेजेंस थोड़ा ज्यादा है और अदर बैकवर्ड कास्ट जो कर्नाटका में है उनकी भी स्ट्रेंथ इन सीट्स में ज्यादा है। दलितों की प्रेजेंट काफी है और ट्राइबल्स की प्रेजेंस काफी है। तो लिंगायत वोट तो काफी वर्षों से बीजेपी के पास रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में थोड़ा वो बट के कांग्रेस के तरफ भी गया था, पर ये लोकसभा चुनाव होने के कारण बीजेपी में ये एक फीलिंग है कि लिंगायत वोट हमारे साथ रहेगा और प्रोमिनेंट लिंगायत लीडर्स को उन्होंने वहां पे फील्ड में उतारा है। उसके साथ नॉन डोमिनेंट ओबीसी वोट जो है इस 14 सीटों में, वो भी काफी इन्फ्लुएंशियल रहेगा। हमारा सर्वेस दिखाता है कि बीजेपी कांग्रेस से इन ओबीसीज में, नॉन डोमिनेंट ओबीसीज में थोड़ा आगे रहा है। जी, दलित वोट और ट्राइबल वोट का काफी प्रेजेंस इन 14 सीटों में है, सो वो भी काफी इन्फ्लुएंस करेगा। और एक दूसरी आता हूं बात, संदीप जी आपके पास में, अमिताभ जी का यहाँ पे फटाफट रुख करना चाहूंगा। अमिताभ जी, इस चुनाव में कांग्रेस रेवन्ना के मुद्दे को, प्रज्वल के मुद्दे को माफ कीजिएगा, जोर शोर से उठा रही है। सवाल मेरा आपसे ये है कि ये मतदाताओं के लिए कितना बड़ा फैक्टर है, खासकर महिला मतदाताओं के लिए? देखिए, ये फैक्टर बन के उभर सकता है, हालांकि मार्जिनल इसका इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि अगर आप ओवरऑल भी देखेंगे तो पूरे भारतवर्ष में अगर सारे एमएलएज और एमपीज को मिला लें तो लगभग 134 ऐसे एमएलए एमपीज हैं जिनके खिलाफ सीरियस क्राइम्स हैं वुमेन रिलेटेड। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल इसने उठा दिया है, इस इश्यू ने, कि कैसे पार्टियां जो हैं वो लगातार ऐसे लोगों को टिकट देते रही हैं और कैसे लोग भी जो हैं इन केसेस के बिना पे भी, इसके बावजूद कैसे इन लोगों को जिता करके दे रही है। वुमेन वोटर को माना जाता है कि इमोशनल वोटर है, कास्ट और क्लास लाइन से ऊपर उठ के वोट करता है, और पिछले फेज 1 में वुमेन वोटर का टर्नआउट भी यहां पर ज्यादा रहा है पुरुषों के मुकाबले। तो इसका इंपैक्ट थोड़ा बहुत हमको यहां पर देखने को मिल सकता है। अमिताभ जी ने एक अहम बात यहां पर संदीप जी बोली है, और वो बात ये बोली है कि पिछले फेज के अगर वोटर टर्नआउट को देखें तो महिला मतदाताओं ने ज्यादा मतदान किया है। इसी को ध्यान में रखते हुए मेरा आपसे सवाल यह है कि केवल प्रज्वल का मुद्दा ही अहम मुद्दा होगा, या फिर एक मुद्दा बीजेपी ने भी उठाया, मंगलसूत्र का मुद्दा, एक मुद्दा जो राज्य सरकार है कांग्रेस की, उसकी स्कीम्स का भी मुद्दा है। तो यहां पर लगता है कि कौन से फैक्टर्स महिला मतदाताओं के लिए अहम हो जाते हैं? देखिए, किसी चुनाव में भी काफी मुद्दे होते हैं, एक बास्केट ऑफ मुद्दे होते हैं किसी भी चुनाव में। कांग्रेस का प्रयत्न यह रहा है कि आप लोकल मुद्दों को ज्यादा एम्फसाइज करें। ऑन द अदर हैंड बीजेपी की एक रणनीति रही है कि आप प्राइम मिनिस्टर मोदी के नाम पे वोट लोगों से पूछें। सारे 14 कैंडिडेट्स यही बात कह रहे हैं कि ये वोट हमारे लिए नहीं है, पर ये वोट मोदी जी के लिए है। सो रणनीति दोनों पार्टीज में अलग है। जो प्रज्वल गौड़ा की बात, प्रज्वल रेवन्ना की बात आपने उठाई, एक बात मैं पहले ही कह दूंगा इसमें, दैट इन 14 सीटों में जनता दल का कोई कैंडिडेट नहीं है, सो डायरेक्ट उनका इंपैक्ट नहीं होगा। बीजेपी उनका अलायंस पार्टनर होने के कारण काफी लोग सोचते हैं कि इंपैक्ट हो सकता है। ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। एक, क्या विपक्ष इसको एक ऐसे तरीके से चुनाव में ला सकता है जिससे इंपैक्ट हो, हाउ इफेक्टिवली ऑपोजिशन इसका इस्तेमाल करेगा। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, बीजेपी लीडर्स ने क्लियरली इस विषय को अपने से डिस्टेंस कर दिया है। एक तरह से बोलूं तो एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली है कि अगर यहां पे कुछ गलत हुई है, उसके बारे में, जो कुछ गलत हुआ है उसके बारे में क्रम लेना चाहिए। सो बीजेपी ने शुरू से ही, जब ये कंट्रोवर्सी प्रारंभ हुई, ये बात उन्होंने कहा कि अगर यहां पे कुछ गलत हुआ है तो सजा होना ही चाहिए। सो एक तरह से बीजेपी इस विषय से अपने आप को डिस्टेंस कर रही है, और क्या ये डिस्टेंस करना उसके लिए हेल्पफुल होगा, डिपेंड करेगा जिस तरह से
कांग्रेस पार्टी इस विषय को चुनाव में उठाएगा। जी इसलिए मैं बिल्कुल, कहता हूं देखना कि ये अहम हो दोनों जाएगा विषयों यहाँ को पर, और साथ ये में मुद्दा आप- कितना बड़ा मुद्दा बनेगा या और भी फैक्टर्स काम आएंगे। संदीप जी हमारे साथ जुड़े रहिए, आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी। अमिताभ जी से भी बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल वक्त होगा एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एनडीटीवी डेटा सेंटर और आज बात हो रही है कर्नाटक के दूसरे चरण की लड़ाई की। अब दो सिनेरियो आपके सामने हम रखते हैं और सिनेरियो नंबर 1 ये है जिसमें हम आपको ये दिखा रहे हैं कि अगर कांग्रेस बीजेपी का 5% वोट झटक लेती है तो क्या होगा, और दूसरा सिनेरियो हम आपके सामने दिखा रहे हैं कि अगर कांग्रेस बीजेपी का 10% वोट झटक लेती है तो क्या होगा, सीटों में कितना अंतर दोनों सिचुएशन में आ सकता है। इसी डेटा के आधार पर मैं सीधे रुख करूंगा हमारे खास मेहमान संदीप जी का, जो हमारे साथ लगातार इस चर्चा में शामिल हैं। संदीप जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि कर्नाटक को बीजेपी का साउथ का गेटवे कहा जाता है। पीएम मोदी ने इस बार पूरा जोर लगाया है दक्षिण भारत में, और कर्नाटक में तो अच्छी परफॉर्मेंस पिछले चुनाव में थी। ऐसे में वो कौन से फैक्टर होंगे, अगर कांग्रेस ये वोट झटक लेती है बीजेपी का, तो कौन से फैक्टर होंगे जो उसकी वजह होंगे? आपने ये दोनों सिनारियोज बहुत ही साफ सिनारियोज दिखाए हैं। क्या हो सकता है 5% वोट और क्या होता है 10% वोट अगर कांग्रेस की तरफ गया तो। मैं इसमें और एक बात जोड़ूंगा। इसमें अगर आप 2014 का रिजल्ट देखें तो जो 14 सीट्स पे इस बार चुनाव हो रहा है, 2014 में कांग्रेस ने इनमें से 4 सीटें एक्चुअली जीती थी उस चुनाव में। तो आपका पहला सिनारियो जो है 5% वोट अगर कांग्रेस की के तरफ गई और 4 सीट उनके तरफ गए, वो एक तरफ से 2014 का सिनारियो आप दर्शा रहे हैं, जब उस समय भी 10 और 4 का डिवीजन इन 14 सीट्स में हुआ था। कौन से फैक्टर्स इस बार रहेंगे अगर कुछ सीट कम हुए? एक फैक्टर जो ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं वो ये फैक्टर है, बीजेपी के अंदर जो थोड़ी इंटरनल डिफरेंसेस इस बार स्पष्ट दिखाई दी हैं, वो इन 14 सीटों में थोड़ा उसका इन्फ्लुएंस हो सकता है। सो बीजेपी के इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस जो उभर के आ रहे हैं उनमें से काफी बिलो द सरफेस हैं, काफी सामने आए हैं, उसका इंपैक्ट भी हो सकता है। दूसरा फैक्टर है कांग्रेस के जो गारंटीज हैं उसका एक इंपैक्ट। एक ध्यान में रखिए, इस 14 सीटों में कल्याण कर्नाटका, जो पहले लोग हैदराबाद कर्नाटका बुलाते थे, कल्याण कर्नाटका रीजन कर्नाटका का सबसे बैकवर्ड रीजन्स में से एक है, और वहां पे इस बार चुनाव हो रहा है, और वहां पे इस कांग्रेस के गारंटीज का थोड़ा इंपैक्ट शायद देखने को मिलेगा। ठीक है संदीप जी, मैं अगला सवाल यहां पर अमिताभ जी से करना चाहूंगा। जो फैक्टर्स आपने बताए उनमें कई बातें आपने कही हैं। अमिताभ जी, एक फैक्टर का जिक्र मैं यहां पर और करना चाहूंगा, वो है बीजेपी जेडीएस गठबंधन। पिछली बार जेडीएस कांग्रेस के साथ थी, कोई कमाल ये गठबंधन नहीं कर पाया। इस बार जेडीएस बीजेपी के साथ है। ये बीजेपी के लिए फायदे का सौदा है या फिर इससे नुकसान भी हो सकता है? देखिए, यहां पर इस क्षेत्र में इन 14 सीटों पर जेडीएस को 7% वोट मिला था, पूरे राज्य में उसको 10% वोट मिला था, यानी साउथ कर्नाटका में उसको लगभग 13-14% वोट मिला। तो यहाँ थोड़ा स्ट्रेंथ जेडीएस का कम है। जो प्रज्वल रेवन्ना का जो केस है वो कहीं ना कहीं बैकफायर भी हो सकता है कांग्रेस पार्टी पर, क्योंकि इसको गौड़ा फैमिली ने वो कलिगा अस्मिता के साथ जोड़ दिया है। तो वो कलिगा समाज में कांग्रेस पार्टी ठीक ठाक सेंध मारने में कामयाब रही है पिछले चुनावों में। तो अगर ये अस्मिता का मुद्दा बन जाता है तो उससे कहीं ना कहीं वो कलिगा समाज का जो वोट है वो पूरा का पूरा ट्रांसफर हो सकता है बीजेपी को, और जो ये सेक्स स्कैंडल है इसको जो न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही हैं अलायंसेस के, और देखना पड़ेगा कि अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता है।
बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही साथ हम संदीप जी का भी शुक्रिया अदा करेंगे जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहे। आज एनडीटीवी डेटा सेंटर में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, फिर होगी आपसे मुलाकात नए आंकड़ों नए मुद्दों के साथ। एक छोटा सा ब्रेक और आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।